वह एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। जोनाथन इस कब्रिस्तान में बनी हुई झोपड़ी में इस समय लेटा हुआ करवटें बदल रहा था। वैसे तो जोनाथन को इस समय नींद आती थी, मगर पता नहीं क्यों आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वैसे तो रात के सन्नाटे जोनाथन को हमेशा डराने में नाकामयाब होते रहे थे, मगर आज जोनाथन को पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान की रात की खामोशी किसी होने वाली अनजान आशंका की अनुभूति का एहसास करा रही थी। कब्रिस्तान के पेड़ों पर बैठे पक्षियों और उल्लू की हल्की सी पंखों की फड़फड़ाहट से जोनाथन अचानक चौंक कर अपनी झोपड़ी के बाहर निकल कर आता और दहशत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगता। ऐसा करते हुए जोनाथन को काफी देर हो चुकी थी कि तभी अचानक उस रात की चुप्पी को किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज ने तोड़ दिया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में जोनाथन का शरीर पसीने से नहा उठा और वो अपनी टॉर्च की रोशनी से कब्रिस्तान में इधर उधर देखने लगा। तभी जोनाथन के कानों में किसी महिला की भयानक चीख की आवाज टकराई। जोनाथन को अपना दिल बाहर निकलता हुआ सा महसूस होने लगा, जैसे कि कोई उसके सामने से तेजी से निकलकर कब्रिस्तान में वर्षों से मौजूद उस घने पेड़ के पास जाकर गायब हो गया। और अचानक फिर से कब्रिस्तान चीखों से गूंज उठा। उसके बाद जोनाथन को कुछ भी होश नहीं रहा। अगली सुबह जोनाथन की आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। जोनाथन अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता हुआ कब्रिस्तान का गेट खोलकर बाहर निकल गया। उसने देखा कब्रिस्तान के गेट के बाहर डैनियल खड़ा हुआ था। डैनियल का घर कब्रिस्तान के बगल में ही था। जोनाथन कभी कभार डैनियल के घर पर चाय पीने या खाना खाने के लिए चला जाता था। क्या हुआ जोनाथन, आज तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? कल रात कब्रिस्तान में मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। डर? कैसा डर जोनाथन? मुझे कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हुए 20 साल से ऊपर हो गई है साहब, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल रात हुआ। आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ? जोनाथन डैनियल के और ज्यादा करीब आ गया और बहुत आहिस्ता से बोला, क्या आपको कल रात दिल दहला देने वाली अजीबोगरीब चीखें सुनाई दी? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा जोनाथन। नहीं साहब, कल रात कब्रिस्तान में कोई मेरे अलावा और भी मौजूद था। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आपसे मना किया था साहब कि अमावस की रात को वो सब नहीं करना। आज रात कब्रिस्तान में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर डैनियल अपने घर की ओर चला गया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात के करीब 10 बजे वह धीरे धीरे कदमों से कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान में जोनाथन शायद उसी का ही इंतजार कर रहा था। जोनाथन डैनियल के साथ उसकी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ दहशत के साए भी लहरा रहे थे। वह दोनों खामोशी से बैठे हुए जमीन को देखे जा रहे थे। आज भी रात में एक अजीब सी चुप्पी साधी हुई थी। तकरीबन 1 बजे के आसपास कब्रिस्तान फिर से चीखों की आवाजों से गूंज उठा। डैनियल बड़ी फुर्ती से झोपड़ी से बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कान में किशोर अवस्था की कोई लड़की खिलखिलाकर भागी हो। डैनियल पागलों की तरह आवाज की दिशा में टॉर्च लेकर दौड़ने लगा। उसके कदम उस घने पेड़ के पास जाकर रुक गए। वह बेहद फुर्ती से टॉर्च की रोशनी से पेड़ के नीचे बनी उस कब्र को देखने लगा जो 2 दिन पहले ही बनी थी। अचानक उस घने पेड़ के अंदर से 2 बड़ी बड़ी चमगादड़ अपने लंबे लंबे पंख फड़फड़ाते हुए डैनियल के इर्द गिर्द मंडराने लगी। डैनियल के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डैनियल डर से कांपता हुआ जोनाथन की झोपड़ी की ओर भागा।
और बड़ी फुर्ती से झोपड़ी के अंदर घुस गया। डेनियल बुरी तरह से हाँफ रहा था। जोनाथन डेनियल की दहशत भरी फटी फटी निगाहों से उसकी ओर देखे जा रहा था। तुम सही कह रहे थे जोनाथन, ये चीखें वही हैं। मैं इन चीखों को नहीं भूल सकता। अब क्या होगा साहब? हमें इसी वक्त कब्र से उन दोनों को निकालना होगा। लेकिन उससे क्या होगा साहब? मुझे नहीं पता। मैं आज रात उन दोनों को दूसरे कब्रिस्तान में गाड़ आऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। जोनाथन ना चाहते हुए भी डेनियल के साथ फावड़ा लेकर उस घने पेड़ के नीचे बनी कब्र के पास चला गया। और कांपते हुए हाथों से उस कब्र पर फावड़ा चलाने लगा। जोनाथन ने कुछ ही देर फावड़ा चलाया होगा कि तभी उसके कानों में डेनियल की एक दर्दनाक चीख टकराई। जोनाथन ने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने का मंजर देखकर वह अंदर से बुरी तरह से हिल गया। उसने देखा एक बेहद भयानक दिखने वाली महिला डेनियल का गला दबाई हुई थी। डेनियल की आंखें बाहर की ओर निकली जा रही थी। जोनाथन बुरी तरह से चीखने लगा। उसके कदम बाहर की ओर भागने वाले थे कि तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। जोनाथन ने देखा कि उसके पैर किसी और ने नहीं बल्कि एक अजीब सी दिखने वाली 15 वर्षीय लड़की ने पकड़ रखे थे, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली थी। उस लड़की ने जोनाथन का पैर जड़ से उखाड़ दिया। जोनाथन एक चीख के साथ वहीं पर गिर गया। उसने देखा उस भयानक महिला ने डेनियल की गर्दन उसके धड़ से बिल्कुल अलग कर दी। डेनियल एक चीख के साथ उस कब्र के ऊपर गिर गया। अचानक वो महिला और लड़की गायब हो गई। जोनाथन अपने कटे हुए पैर के साथ कराहता हुआ बेबसी से इधर उधर देख ही रहा था। कि तभी कब्र के अंदर से 4 हाथ निकले और डेनियल के शरीर को खींचते हुए अंदर की ओर ले गए। कुछ ही क्षणों के बाद जोनाथन के साथ भी वही हुआ और कब्रिस्तान में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, मानो कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। इस घटना के 1 महीने बाद फादर डिसूजा रात के समय चर्च के अंदर बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। कि तभी एक सुंदर दिखने वाली महिला चर्च के अंदर आ गई। फादर उस महिला की ओर देखते हुए बोले, कौन हो तुम? मेरा नाम ऐना है फादर। मेरे पति 1 महीने से गायब हैं। तो फिर तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए माय चाइल्ड। तुम यहाँ क्या करने आई हो? फादर, 1 महीने पहले रात के समय मैंने उन्हें अपने घर के सामने बने एक कब्रिस्तान में जाते हुए देखा था। उस रात के बाद फिर कब्रिस्तान से बाहर किसी ने उन्हें आते हुए नहीं देखा। ऐना की बात सुनकर फादर के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। चलो मेरे साथ। ऐना फादर के साथ उस कब्रिस्तान की ओर आ गई जिस कब्रिस्तान में 1 महीने पहले जोनाथन और डेनियल गायब हो गए थे। फादर उस कब्रिस्तान को बड़ी गौर से देख रहे थे। अचानक फादर कुछ पढ़ने लगे और उनके कदम उस घने पेड़ के नीचे बनी हुई उस कब्र की ओर बढ़ गए जहां से डेनियल और जोनाथन कभी आगे नहीं जा पाए। उस कब्र के करीब पहुंचकर फादर उस कब्र को गौर से देखने लगे। ऐना के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ समाया हुआ था। फादर ने ऐना की ओर देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए माय चाइल्ड, अपनी जगह से 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ना। याद रखना, अगर तुम जरा भी हिली तो मौत पक्की है। फादर उस कब्रिस्तान की ओर देखकर बड़ी गंभीर मुद्रा में कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद अचानक ऐना की आंखों के सामने वो कब्र फट गई
और उसके अंदर से एक बेहद भयानक दिखने वाली महिला एक लड़की के साथ बाहर निकलकर फादर को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। कौन है तू? यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी उन दोनों की तरह इसी कब्रिस्तान के अंदर समा जाएगा। तेरी इन गीदड़ धमकियों से आम इंसान डरते होंगे एविल स्पिरिट, मैं नहीं डरता। इतना कहकर फादर ने अपनी जेब से हॉली वाटर निकालकर उसके ऊपर फेंक दिया। हॉली वाटर गिरते ही वो दर्द से चीखने लगी। बता कौन है तू? मेरा नाम मार्था है और ये मेरी बेटी मर्लिन। तूने डैनियल को क्यों मारा? सिर्फ डैनियल को ही नहीं बल्कि इस कब्रिस्तान के चौकीदार को भी, क्योंकि वो दोनों उस भयानक मौत के हकदार थे। आखिर उन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? डैनियल ने मेरे साथ धोखा किया। कुछ वर्षों पहले मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं और मेरी बेटी अकेली रह गए। फिर डैनियल मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझसे शादी कर ली और मेरी 15 वर्षीय बेटी को भी अपना लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि डैनियल पहले से ही शादीशुदा है और उसने मेरी दौलत को देखकर शादी की थी। जब मैंने शादी की बात उसकी पत्नी को बताने के लिए कहा तो एक रात उसने बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरी बेटी को काटकर इसी कब्रिस्तान के अंदर दफना दिया और उसका साथ इस कब्रिस्तान के चौकीदार ने भी दिया। यहाँ से चली जा। किसी भी हालत में नहीं। फादर ने चर्च का हॉली वाटर दोबारा उस महिला और उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। अचानक वो चीखती हुई वहां से गायब हो गई और कब्रिस्तान में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फादर ऐना की ओर देखकर बोले, तुम्हारा पति एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसे उसके किए की सजा मिल गई। इस कब्रिस्तान में अब भूल कर भी मत आना माई चाइल्ड। अब चलो यहां से। फादर ऐना को लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गए।